Good evening, bete. I'm fine. How are you, bete?
अस्सलाम वालेकुम बेटे। 3:15 हो रहे हैं, अभी तक सिर्फ 7 लोग ऑनलाइन है। क्यों? मेरी आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर आप सबको? कैन यू हेयर मी? ओके बेटे, मैंने डायबिटीज खत्म करवा दिया था। डायबिटीज हमारा फिनिश हो गया था। ओके बेटे, फिर आज हम आगे से स्टार्ट करेंगे। डेट इज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक साल छोड़ के कभी सप्ली में कभी एनुअल में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है। इनाम दानिश की किताब में जैसा लिखा है सेम इट इज, आपने बिल्कुल वैसे के वैसे सारा करना है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पेज नंबर 137 डायबिटीज के बाद है, एंडोक्राइनोलॉजी में है। ठीक है, ये मैं आपको करवाने लगी हूँ। इसके साथ ही हमारे जो है वो ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो एंडोक्राइनोलॉजी का पोर्शन है ये भी वाइंड अप हो जाएगा। बस वी आर ऑलमोस्ट डन। अब छोटी छोटी सी चीजें हमारी एक दो रह गई हैं और सिलेबस वाइंड अप है। आई होप के हालात बेहतर हों, कॉलेज खुले और मैं एक दफा तुम लोगों का टेस्ट ले लूं ताकि मेरी भी तसल्ली हो जाए कि यू नो समथिंग। अच्छा बेटे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को सबसे पहले क्लासिफाई करने लगे हैं दो ग्रुप्स में, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल और सिंथेटिक, नाउ यू नो। नेचुरल जो कंप्लीटली हमारे पास नेचुरल ओरिजिन से आता है और सिंथेटिक जो हम खुद प्रोड्यूस करते हैं। सेमी सिंथेटिक वो होता है जो नेचुरल से लेकर उसके बाद उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन की जाती है। ठीक है, सो नेचुरल के अंदर बेटे आता है कॉर्टिसोल। ये फार्माकोलॉजिकल इसकी प्रिपरेशन वो बता रहा है। जो मार्केट में कॉर्टिसोल की अवेलेबल है वो हाइड्रोकोर्टिसोन क्रीम है, अक्सर देखा होगा स्किन प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल की जाती है। पेपर में जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। सिंथेटिक के अंदर आते हैं प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बीटा मिथाजोन, डेक्सामिथाजोन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत आता है कि जो प्री मेच्योर लंग्स होते हैं बच्चों के, उनको मेच्योर करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं ताकि डिलीवरी को जो है वो अर्ली प्लान किया जा सके ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, प्रेग्नेंट औरतों में कौन सा इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है फीटस को के जो लंग्स हैं उसको मेच्योर करने के लिए? द आंसर इज, हमारे पास अगर आंसर हो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन में होगा बीटा मिथाजोन तो वही लगाना, वरना डेक्सामिथाजोन। ठीक है, अगर दोनों लिखे हों, दोनों नॉर्मली नहीं आते, दोनों में से कोई भी एक लिखा होता है, बाकी ऑप्शंस ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की होती नहीं है। प्रेडनिसोलोन प्रेडनिसोन हो तो वो आपने बिल्कुल उस तरफ नहीं जाना, बीटा हो तो बीटा पे टिक कर देना, डेक्सा हो तो डेक्सा पे। नॉर्मली बीटा या डेक्सा दोनों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम कैसे करते हैं? अच्छा, मोड ऑफ जो एक्शन है इसका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर की वजह से जो है वो मीडिएट किया जाता है टारगेट टिश्यूज में। जो रिसेप्टर, जब ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जाके मिलता है रिसेप्टर के साथ तो एक रिसेप्टर और हार्मोन का कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स फिर ट्रेवल करता है, ट्रांसलोकेट का मतलब है ट्रेवल करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, न्यूक्लियस के अंदर, जहां पर ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करवाता है और जीन को ऑन एंड ऑफ करवाता है किसी टिश्यू के अंदर। जैसे हमारे जिन लोगों के चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, उनको जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसमें जो कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं और बाल निकलने के फंक्शन को टर्न ऑफ कर देते हैं। ठीक है, ये अनवांटेड, बॉडी के अंदर हर सेल को, हर सेल के अंदर सारे फंक्शन मौजूद है, तो उससे कैसे पता मैंने यहाँ पे टर्न ऑन होना है टर्न ऑफ?
क्योंकि ये जेनेटिक कोड होता है जो उससे बताता है कि यहाँ पे तुम्हारा ये वाला फंक्शन टर्न ऑन होगा और ये वाला टर्न ऑफ होगा। तो वो यहाँ पे यही कह रहा है कि जब हम किसी हार्मोन को लेते हैं तो वो रिसेप्टर के साथ जाके कंबाइन करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है, ये कॉम्प्लेक्स ट्रेवल करता है न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर ट्रांसक्रिप्शन होती है। यू नो कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो हमारे पास मैसेज आ रहा होता है कि ग्वानिन लगना है, एडिनिन लगना है, वो मैसेज आता है, अमाइनो एसिड का एक चेन बनती है, तो वो उस मैसेज को ट्रांसक्राइब करता है और जीन को बताता है डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू कि यहाँ पर तुम्हारा कौन सा फंक्शन टर्न ऑन होना चाहिए और कौन सा टर्न ऑफ। ऐसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स काम करते हैं। ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। अब मैं आ जाती हूँ फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की तरफ। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में सबसे पहले हैं मेटाबॉलिक इफेक्ट्स। मेटाबॉलिक इफेक्ट्स में सबसे पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारे पास क्या है तुम्हें पता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस मीन प्रोडक्शन, ग्लूकोज की प्रोडक्शन। ठीक है, इनहिबिट करते हैं ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन में पेरिफ्रीज में, जो एंटी इंसुलिन इफेक्ट है, और लिवर और मसल में ग्लाइकोजन के स्टोर्स को एनहांस करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म की तरफ चलते हैं। अब है बेटे प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म पर इसका क्या इफेक्ट है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं और प्रोटीन की ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन को एनहांस करते हैं। फैट को क्या करते हैं, फैट ये लिपोलाइसिस, लिपिड्स की ब्रेकडाउन को इंक्रीज करते हैं और इंसुलिन की सिक्रीशन क्या हो जाती है, से जब इंक्रीज हो जाती है तो वो स्टिमुलेट करती है लिपोजेनेसिस को, लीडिंग टू अ नेट इंक्रीज इन फैट डिपोजिशन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली क्या करते हैं कि ये लिपिड्स की ब्रेकडाउन करवाते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स की ब्रेकडाउन से आपने देखा होगा जो लोग हार्मोन थेरेपी पे होते हैं उनका वजन गेन हो जाता है। वो वजन इसलिए गेन हो जाता है कि ये बेशक लिपिड की ब्रेकडाउन करवाते हैं, लेकिन एज अ रिजल्ट क्या होता है कि इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होना शुरू हो जाती है, जो स्टिमुलेट करती है किसको, लिपोजेनेसिस को, और उसके नतीजे में बॉडी में फैट जमा होनी शुरू हो जाती है और कैरेक्टरिस्टिक जगहों पे, चेहरे के ऊपर, आंखों पे, बैक एरिया पे उसकी एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जी कुशिंग सिंड्रोम वगैरह होगी। वो मैं आगे बताऊंगी क्या है। अच्छा, पिट्यूटरी एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन सप्रेशन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो एसीटीएच की सप्रेशन करवाते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, फीडबैक मैकेनिज्म से, और ये काज करती है एड्रिनल एट्रोफी। एट्रोफी यू नो क्या होता है, एक एबनॉर्मल मैकेनिज्म है, तो एड्रिनल एट्रोफी करवाती है क्योंकि ये फीडबैक मैकेनिज्म के नतीजे में एसीटीएच को सप्रेस करती है। जीआईटी पे इसका क्या इफेक्ट है, ये गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को बढ़ाते हैं और पेप्टिक अल्सर जो है वो एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी से, क्योंकि जब जीआईटी सिक्रीशन एसिड की ज्यादा हो जाती है तो पेप्टिक अल्सर इफ देयर टू कॉज द प्रॉब्लम। एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन कौन कौन से हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एक्सर्ट एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म। क्या मैकेनिज्म है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट करते हैं एक्सुडेशन, कैपिलरी डायलेशन और मार्जिनेशन ऑफ फेगोसाइट्स एंड फिब्रोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, दस एक्टिंग एज एंटी इंफ्लेमेटरी। अच्छा, एंटी इंफ्लेमेटरी देखो ये क्या कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, एक्सुडेशन, ये एक्सुडेट का निकलना, ठीक है, उसको इनहिबिट करते हैं। जितने एक्सुडेट ज्यादा आएंगे जो है वो
एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस के अंदर, तो इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाएगी। कैपिलरी जो डायलेट होती हैं, कैपिलरी डायलेशन की वजह से भी एक्सुडेट जो है वो सिक्रीट करते हैं, ये उसको भी इनहिबिट करते हैं। फेगोसाइट्स की मार्जिनेशन एक जो है वो एक प्रोसेस है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। मैं इसके लिए आपकी एक छोटी सी वीडियो ग्रुप में शेयर करूंगी, वो भी देखना तुम लोग, मार्जिनेशन व्हेन दे कंबाइन टुगेदर। ठीक है, वीडियो देखकर आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। और फिब्रोब्लास्ट की जो प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है, ये उस सबको इनहिबिट करते हैं, और ये सारे काम एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, यानी अगर ये हो रहे हो तो इन्फ्लेमेशन होती है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट करवाते हैं। ये नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स जहां पर इन्फ्लेमेशन होती है उसको कम कर देते हैं, यूं क्योंकि ये माइग्रेशन को रिड्यूस करते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। और इसके अलावा जो सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स है और मोनोसाइट्स और इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, इन सब के सबको ये कम करते हैं, और ये सब के सब एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट हैं। ये इनहिबिट करते हैं ल्यूकोसाइट के फंक्शन को और मैक्रोफेजेस को। इसके अलावा ये प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्रीन सिंथेसिस जो होती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेनली, तुमने मेरे साथ पढ़ा भी था चैप्टर के अंदर जब मैंने तुम्हें पढ़ाए थे इन्फ्लेमेटरी, जिसमें मैंने मॉर्फिन वगैरह डिस्कस किए थे, उसके लिए ये इन्फ्लेमेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये उनको रिड्यूस कर देता है। अब इसका एंटी एलर्जिक एक्शन क्या है? ये सप्रेस करते हैं एलर्जिक रिएक्शन को बाय एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, एंटीबॉडी बनाते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन को सप्रेस करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन को। एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगा तो एलर्जिक रिएक्शन हो जाएगा, एंटी एलर्जिक जब कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। ठीक है, और टिश्यू का जो रिस्पॉन्स होता है इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट उसको भी सप्रेस करते हैं। अब इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, ये रिड्यूस करते हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन को, ये ऊपर तुमने मेरे पास पढ़ा था, मैक्रोफेजेस की एग्रीगेशन को रिड्यूस करते हैं, लिम्फोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स को इन्फ्लेम्ड एरिया में एंटर नहीं होने देते। यूं इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट, बॉडी का जो इम्यून का इफेक्ट होता है, इम्यून एक्शन होता है, उसको ये सप्रेस कर देते हैं। यहां तक मैंने कवर करवाया है, आगे एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, वो जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसी टेबल को लेकर मेन पॉइंट्स बताए हुए हैं। मैं 10 मिनट्स का टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट्स तक तुमने इसको रीड आउट करना है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को शुरू से लेकर इस टेबल तक। कोई प्रॉब्लम हो वो लिख लो, 10 मिनट्स के बाद पूछनी है, उसके बाद मैं इंडिकेशंस के ऊपर आऊंगी। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ बेटे, इतने टाइम के लिए मैं चुप रहूंगी, सेल्फ स्टडी टाइम है।
जी बेटे, आर यू डन? सॉरी बेटे, was having a network issue, डिस्कनेक्ट हो गया था. It took me a time to get online. Are you done? कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? If you have any query, you can ask me here, बेटे. Shall I move forward? Okay, great. इंडिकेशंस की तरफ जा रही हूँ, कहाँ कहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता है. नंबर 1 है रिप्लेसमेंट थेरेपी. Glucocorticoids are used for the treatment of Addison's disease and Addison's crisis, in which there is deficiency of corticoids that may lead to hypertension and coma. ठीक है. एडिसन्स क्राइसिस और एडिसन्स डिजीज के अंदर कॉर्टिकोकॉइड्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन एंड इवेंचुअली जो है वो पर्सन कोमा में जा सकता है. तो ग्लूकोकॉइड्स को हम वहां पर एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी यूज करते हैं, क्योंकि जो नेचुरल डेफिशिएंसी है उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पूरा करते हैं. काइंडली टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एडिसन्स डिजीज एंड एडिसन क्राइसिस. यू कैन गूगल इट. गूगल से भी देखकर, यहाँ पे छापा ना मारो, गूगल से देखकर उसको खुद यहाँ पर मुझे बताओ. टेल मी द डिफरेंस बिटवीन एडिसन्स डिजीज एंड एडिसन्स क्राइसिस. आई एम वेटिंग. टेक योर टाइम. यू कैन हैव अ 1 or 2 minutes. Search it and share it here. What do you understand? Okay. And what is Addison disease, Sara? एडिसन क्राइसिस, कॉर्टिसोल. अभी तुम लोगों ने मेरे साथ टाइप्स ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में पढ़ा है ना. तो नेचुरल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या था? कॉर्टिसोल. यानी बॉडी जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में कॉर्टिसोल नहीं जो है वो बना पा रही, तो हम कह रहे हैं कि ये सीरियस मेडिकल कंडीशन हो गई है, एंड वी कॉल इट एडिसन क्राइसिस.
वेरी गुड, ओके। सो क्राइसिस और डिजीज में क्या फर्क है? क्राइसिस तब जब किसी चीज की कमी, क्राइसिस क्या होती है? हंगामी सूरत हाल क्या होती है? जब किसी चीज की कमी हो जाती है, पानी की किल्लत है, हंगामी सूरत हाल, बिजली की किल्लत है, हंगामी सूरत हाल। सो कॉर्टिसोल की किल्लत है, हंगामी सूरत हाल, और हमें जरूरत है। और डिजीज में राइट वहां पर जब कॉर्टिसोल वहां पर कमी हो रही है, डिजीज में एड्रीनल ग्लैंड के अंदर कोई मसला है कि इट इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनफ अमाउंट। ठीक है, जो पहले वाली किल्लत हो रही है वो किसी भी वजह से हो सकती है, बट नाउ द एड्रीनल ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। जस्ट लाइक डायबिटीज, एक के अंदर कम अमाउंट हो रही होती है, एक के अंदर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, एक इसीलिए हम इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं, एक को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया है? ग्रेट, आगे चलते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक रिएक्शन सच एज एस्थमा, एंजीन्यूरोटिक रिएक्शंस और एडिमा, बी स्टिंग्स, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, हीमोलिटिक एनीमिया, परफ्यूरा, सीरम सिकनेस, फेयर कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा एंड अर्टिकेरिया। ये सब के सब क्या है? ये सब के सब जो है ये हमारे पास जो है ये रिस्पॉन्सेज हैं। कौन से रिस्पॉन्सेज है? एलर्जिक रिस्पॉन्सेज है, जिसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। बीटामिथाजोन एंड ट्राइएमसिलोनोल are applied topically to the respiratory tract through inhalation from a meter dose inhaler. मीटर डोज डिस्पेंसर या इनहेलर ऐसा होता है जिसमें से मेजर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो जाती है, यानी डिस्पेंस होती है। अक्सर एस्थमा के लोगों को बेटे आपने हाथों में इनहेलर लेकर पकड़ यूज करते देखा होगा। अक्सर आपने खुद परफ्यूम्स यूज किए होंगे। कभी तुम परफ्यूम का बटन कम दबाओगे, वो जो उसकी एक्चुएशन संभली है, जो पंप है, उसमें से कभी ज्यादा परफ्यूम निकलेगा, कभी कम, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू प्रेस्ड इट। यू प्रेस्ड इट विद फोर्स और व्हाटसोएवर। इसका मतलब है अगर हम ड्रग को भी अगर इस्तेमाल करेंगे अस्थमा में, तो कभी पेशेंट जोर से, कभी ज्यादा निकलेगी, कभी कम निकलेगी, तो कभी वो सब थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी, कभी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है। इस चीज से डील करने के लिए मीटर डोज इनहेलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया। उसमें ये होता है कि जब तुम बटन जैसे मर्जी प्रेस करो, एक मेजर्ड अमाउंट आती है ऊपर, और हर बार उतनी ही अमाउंट डिस्पेंस होती है ताकि यूनिफॉर्म इफेक्ट आए। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि बीटा मेथाजोन को हम ट्राइएमसिनोलोन के साथ कंबाइन करते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। एलर्जिक रिएक्शन जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के होते हैं, अभी पढ़ने हैं तुमने मेरे साथ, उसमें भी ये जिक्र आएगा। ये रैपिड रिलीफ देता है पेशेंट को, और जो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट्स हैं उनको कम करता है, यानी कि जो ब्लड रिलेटेड है। कोलेजन डिजीज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है वो रूमेटिक कार्डाइटिस में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, एंड लूपस एरिथमेटोसिस। बेटे ये सारी की सारी जो है वो कौन सी डिजीजेज हैं जिसमें के बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो एग्जैजरेटेड हो जाता है। ठीक है, ये वो डिजीजेज हैं, इसमें इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जीआईटी डिजीजेस, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जो आईबीडी आती है, और अल्सर वगैरह हिपेटिक नेक्रोसिस में उसमें इस्तेमाल होती है। हीमोलिटिक अनीमिया में, एलर्जिक परफ्यूरा में, और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया और एग्रेनुलोसाइटोसिस, ये सब डिजीजेस के नाम है। तो यू मस्ट नो देम, कंडीशंस आर डिफरेंट। और रीनल डिजीजेस में नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इस्तेमाल होती है, यानी कि क्या है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, किसकी वजह से, हमारे पास जो है वो एस्पायरेशन अगर लंग में सॉरी बेटे सॉरी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की मैं आई वाज टॉकिंग अबाउट नमूनिया। हमारे पास यहाँ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, यानी जो है वो नेफ्रॉन्स जो है वो आपके डिजीज या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी वजह से, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। पल्मोनरी डिजीजेज में एस्पायरेशन नमूनिया, एस्पायरेशन नमूनिया हम कहते हैं कि जब हम इनहेल कर लेते हैं फ्लूइड को, लिक्विड को, या वॉमिट वगैरह को लंग्स के अंदर, तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है। अक्सर बच्चे देखे हैं जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, उनको फौरन वो क्लियर करते हैं जब वो अपना ही कोई ड्यूरिंग द बर्थ जो है वो अपने जो कह लो के जो भी डिलीवरी के दौरान कोई चीज जो है वो एस्पायर कर जाते हैं, फ्लूइड अपनी जो है ऐसा एस्पायर कर जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको जो है वो एस्पायरेशन नमूनिया हो जाता है। उसके अलावा अदर्स कंडीशन जिसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं वो एक्यूट गाउट, क्रॉनिक हेपेटाइटिस, टिश्यू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्किन डिजीजेज में एक्जिमा आ गया है, आई डिजीजेज में एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस आ गया है, कंजंक्टिवा का इन्फ्लेमेशन,
ऑप्टिक न्यूराइटिस एंड आयराइटिस, ठीक है, जहां पे ये टस्ट का लफ्ज है, इट्स मीन इन्फ्लेमेशन, और जिससे पहले आ रहा है उस स्पेसिफिक चीज की इन्फ्लेमेशन। ग्राम नेगेटिव सेप्टिसीमिया, सेप्टिसीमिया जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से हो, उसमें भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। व्हाट इज सेप्टिसीमिया, प्लीज टेल मी, व्हाट इज सेप्टिसीमिया? आई एम वेटिंग बेटे। यस, थैंक यू। इन्फेक्शन ऑफ ब्लड इज सेप्टिसीमिया। एडवर्स इफेक्ट्स के ऊपर आइए। एड्रीनल सप्रेशन हो जाती है, तुम लोगों ने मेरे साथ पढ़ा है कि एड्रीनल ग्लैंड की इनसफिशिएंसी हो रही है, ठीक है, वो प्रॉपर प्रोड्यूस नहीं करता इसकी वजह से, तो एड्रीनल सप्रेशन हो रही है। वेट गेन होता है, पेप्टिक अल्सर है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एसिड सिक्रीशन होती है। डायबिटीज मेलिटस होने के चांसेस है, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है, ठीक है। साइकोसिस है, ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन बढ़ जाती है। पोस्टीरियर ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन इसलिए बढ़ जाती है कि इसका इम्यूनो सप्रेसिव इफेक्ट है, इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाता है। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट्स, ठीक है, कैटरेक्ट्स जो आंखों में कैटरेक्ट्स उतर जाते हैं, उसके बाद उनकी एनाटॉमिकल पोजीशन बताई हुई है। ग्लोकोमा हो जाता है, ग्रोथ रिटार्डेशन है, बेनाइन इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन, यानी कि इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन जिसका रीजन जो है वो अननोन है या वो एक स्पेसिफिक जगह तक महदूद है। डिलेड वुंड हीलिंग होना शुरू हो जाती है क्योंकि ये रिप्लेस कर देता है, ये नहीं जाने देता साइट ऑफ एक्शन पे ल्यूकोसाइट्स को, लिम्फोसाइट्स को, न्यूट्रोफिल्स को। थ्रोम्बो एम्बोलिक कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और हाइपोकलिमिक अल्कलोसिस हो जाती है, कैल्शियम पोटेशियम का लेवल गिर जाता है, ठीक है। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें क्या है, ये करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जिन जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होगी उनको हम नहीं देंगे, ये तुम्हें पेपर में नहीं आएंगी, फार्मेकोकाइनेटिक्स में रीड आउट करने लगी हूँ। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो रेडिली एब्जॉर्ब्ड होते हैं बाय द जीआईटी ट्रैक्ट से, और कुछ जो है वो हम आईवी या आईएम और टॉपिकली भी लेते हैं। अभी मैंने तुम्हें मीटर डोज वाली एग्जांपल बताई। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में 90% जो है वो प्लाज्मा को बाउंड होते हैं, ठीक है। मोस्ट टू कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन एंड द रिमाइंडर टू एल्ब्यूमिन, मोस्टली ग्लोबुलिन के साथ और बाकी एल्ब्यूमिन के साथ, क्योंकि यही दो बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। मेटाबॉलिज्म में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर मेटाबोलाइज्ड बाय द लिवर and microsomal oxidizing enzymes. The metabolites are excreted through kidney. यहाँ पर हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स खत्म हो गया है और तुम लोगों का ये पोर्शन जो था इसका हमारे पास ये भी खत्म हो गया है, ठीक है। एंडोक्राइनोलॉजी का पोर्शन भी खत्म हो गया, इसमें से सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करना है और डायबिटीज मेलिटस करना है, जो दोनों मैंने करवा दी हैं। अब फिर 10 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 10 मिनट में इस सारे को रीड आउट करो और फिर हम कुछ नया स्टार्ट करते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, सेल्फ स्टडीज टाइम।
जी बेटे, आर यू डन? आर यू पीपल डन? ओके ग्रेट। एंटी कैंसर हमने कर लिया हुआ है ना? ओके ठीक है। एंटी कैंसर नहीं किया हुआ अभी? ओके, एंटी कैंसर करते हैं फिर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। पेज नंबर 155 पे है मेरे पास, निकाल लो। पेज नंबर 155। बाकी एंटीबायोटिक्स, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, एंटी फंगल, ये सब तो कर लिए हुए हैं ना? एंटीबायोटिक्स और एंटी मलेरियल तो मुझे याद है। एंटी फंगल, एंटी वायरल कर लिए हुए हैं। ओके ग्रेट बेटे। बेटे कैंसर कीमोथेरेपी में स्टार्ट करवाने लगी हूँ। कैंसर कीमोथेरेपी में हमें जो चीजें पता होनी चाहिए, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास कैंसर कीमोथेरेपी में क्लासिफिकेशन ड्रग्स की आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो पेज नंबर 156 के ऊपर है। पेज नंबर 156 के ऊपर क्लासिफिकेशन है। कैंसर तुम लोगों को पता है कि एबनॉर्मल एंड रैपिड डिवीजन, जिसमें न्यू ग्रोथ होती है, एबनॉर्मल होती है हमारे पास, और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स को कैंसर कहते हैं। वो जिस अगर ऑर्गन में होगी तो उस ऑर्गन से रिलेटेड वो कैंसर हो जाएगा, लंग कैंसर एंड ऑल दीज, ठीक है। एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। कैंसर को फिर हम दो टाइप्स में लेते हैं, मेलिग्नेंट और बेनाइन। बेनाइन वो जो अपनी जगह पे रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल नहीं करता एंड कैन बी ट्रीटेड इजीली। फिर हमारे पास मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट कैंसर वो है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है, पूरी बॉडी में फैल सकता है एंड कैन बी द कॉज ऑफ डेथ एज वेल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कीमोथेरेपी से जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड होती है जनरली, वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है जब एक तरह की साइटोटॉक्सिक ड्रग्स खाई जाती हैं। कैंसर कीमोथेरेपी या साइटोटॉक्सिक ड्रग्स भी कहते हैं इन्हें। साइटो मीन सेल, टॉक्सिक मीन जो सेल के लिए टॉक्सिक है। तो उसमें भी जब एक तरह की ड्रग्स हो तो बॉडी में, तुम लोगों को मैंने टॉलरेंस पढ़ाया हुआ है, टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। इसलिए कैंसर कीमोथेरेपी के अंदर अनकंट्रोल डिवीजन को ट्रीट करने के लिए मिक्स ऑफ ड्रग्स देते हैं, ताकि
हर स्टेज के ऊपर ड्रग जाके अपना इफेक्ट करे और यूं जो है वो अल्टीमेट गोल ट्रीटमेंट का अचीव हो जाए। कैंसर के सम कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं जिसका तुम्हें पता है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाती है, एलोपेशिया है और बोन मैरो सप्रेशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमन साइड इफेक्ट्स और उसमें सिर्फ ये लिखे हुए हैं स्वेयर, वॉमिटिंग, स्टमाटाइटिस, एलोपेशिया एंड बोन मैरो सप्रेशन। ये तुम लोगों का आज का टास्क है। मैं नेक्स्ट क्लास में जो है वो तुम लोगों से पूछूंगी, आपस में क्लास में डिस्कस कर लो या कोई एक बंदा जिम्मेदारी ले ले। ये सारे जो साइड इफेक्ट हैं इसके ऊपर क्वेश्चन आता होता है, व्हाट आर द जनरल साइड इफेक्ट्स ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी। उसमें तुमने 3 नंबर में खाली ये लाइन नाम लिख दी है तो कुछ भी नहीं मिलना तुम्हें। यू हैव टू ऐड मीट टू द बोन, तो तुमने कुछ लिखना है इसके अंदर। अब तुम हेडिंग दोगे बोन मैरो सप्रेशन, ऑनलाइन सर्च करो, किसी बुक से सर्च करो, जो उसके अंदर आता है वो लिखो और जो है उसको कॉपी पे लिख लो। फिर अगला लिखो एलोपेशिया, फिर अगला लिखो स्टमाटाइटिस, वॉमिटिंग क्योंकि ये सीटीजेड सेंटर को जाके जो है वो जगाता है, कह लो एक्टिव करता है। ये सारे मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ, हेडिंग के अंदर तुमने ऐड करना है। मेन साइड इफेक्ट्स के अंदर तुमने 2-2, 3-3 लाइनें लिखनी है। फिर तुमने हेडिंग देनी है अदर साइड इफेक्ट्स और उसके अंदर नॉर्म बता देना है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, बाजू का तुझसे कॉम्प्रोमाइज पेशेंट से फीवर होना शुरू हो जाता है, अदर जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने शुरू हो जाते हैं, उनके सिर्फ नाम लिखकर एटसेट्रा कर देना है और मेन वालों के बारे में एक्सप्लेन करना है, जिसमें बोन मैरो सप्रेशन आ रही है, जिसमें हमारे पास वॉमिटिंग आ रही है, जिसमें हमारे पास एलोपेशिया आ रहा है। इन सबको तुमने 3-3, 4-4 लाइनें लिखकर एक्सप्लेन करना है। ये तुम्हारा हाउस होल्ड का काम है, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। ठीक है, होमवर्क समझ लो इसको अपना। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं अब क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या ये आता है या साइड इफेक्ट के बारे में आता है और मस्ट पूछा जाता है। क्लासिफिकेशन पेज नंबर 156 के ऊपर दी हुई है। इसमें जो मैं तुम्हें याद करवाऊंगी वैसे वैसे लिखना है। इस टेबल में सबसे पहले आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स में है नाइट्रोजन मस्टर्ड्स। नाइट्रोजन मस्टर्ड्स के अंदर आ रहे हैं साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है, मेल्फेन, क्लोरम्ब्यूसिल, मीक्लोरिथामिन। तुम्हें पहला, तीसरा और चौथा नाम पता होना चाहिए, दूसरा बेशक छोड़ दो। जो नाम मैं याद करने को कह रही हूं उनके आगे टिक लगा दो। पहला, तीसरा और चौथा नाइट्रोजन मस्टर्ड के अंदर। और एक नाम इसके अंदर मैं आपको खुद लिखवा रही हूं, लिखो आई फॉस्फामाइड, IFOS, IFOS, F फैन वाला, FAMIDE। ये मैंने टाइप कर दिया है, ये उसके अंदर ऐड कर दो। उसके बाद इथाइलमीन में एक ही नाम है, हेक्सामिथाइलमीन, ये तुमने करना है। वाई के बाद ए कट कर दो, ए गलत है, वाई के बाद ए कट कर दो, वाई के बाद एल आता है। अल्काइल सल्फोनेट, अल्काइल सल्फोनेट के अंदर एक ही नाम है बसल्फेन, वो करना है। नाइट्रोसो यूरियास के अंदर कार्मस्टीन और लोमस्टीन, ये दो नाम याद रखो। ट्राइजीन्स के अंदर एक ही नाम है डी कार्बाजीन, वो करना है। एंटी मेटाबोलाइट के अंदर फॉलिक एसिड एनालॉग्स हैं, उसमें मेथोट्रेक्सेट है, वो करना है। पिरिमिडीन एनालॉग में फ्लोरोयूरेसिल है, साइटेराबीन है। प्यूरीन एनालॉग में मर्क्यूरीन है, थायोगवानीन है। नेचुरल प्रोडक्ट्स में विंकाल्कलॉइड्स, विनकिस्ट्रीन, विनब्लास्टीन, दोनों करने हैं। फिर एपिडोफाइलोटॉक्सिन्स के अंदर एटोपोसाइड, एटोपोसाइड, एटोपोसाइड के आगे लिखो टोपो आइसोमरेज 2 इनहिबिटर। एटोपोसाइड और टोपो आइसोमरेज 2 इनहिबिटर। आइसोमरेज के अंदर एंड में SE आना है, मैंने गलती से डबल S लिख दी है, करेक्ट कर लो। फिर एंटीबायोटिक्स में नाम रखो, याद करो डोनोरूबिसिन,
डेक्टिनोमाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन, ब्लियोमाइसिन, पहले 4 नाम। एंजाइम्स के अंदर एल एस्पेराजिनेज, बायोलॉजिकल रिस्पांस मॉडिफायर्स के अंदर इंटरफेरॉन अल्फा। मिसलेनियस में तुमने करने हैं प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सिव जिसमें है सिस्प्लैटिन। फिर तुमने करना है सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया। बस मिसलेनियस की हेडिंग के अंदर सिर्फ 2 सब हेडिंग्स करनी है और वो 2 सब हेडिंग्स हैं प्लैटिनम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस सिस्प्लैटिन, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया, हाइड्रोक्सी यूरिया। बस। फिर हार्मोन्स एंड एंटागोनिस्ट हैं, उसके अंदर आपने करने हैं एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, प्रेडनिसोलोन, और फिर आखिरी 2 एंटी ईस्ट्रोजन टेमोक्सिफेन, एंटी एड्रोजन फ्लूटामाइड। टेमोक्सिफेन के स्पेलिंग ठीक कर लो, एक्स के बाद वाई नहीं आई आता है। एम आई क्लियर? क्या मैं यहां तक क्लियर हूं? जो मैंने याद ये चीजें टिक करवाई हैं वो समझ आ गई हैं? अभी की अभी अब 10 मिनट का टाइम दे रही हूं। इस 10 मिनट के टाइम में ये क्लासिफिकेशन पढ़ो और लिख लिख के याद करो। फिर एक दफा क्या बता दूं, ओवरऑल बता दूं? कोई एक चीज होगी जो नहीं समझ आई होगी। मारिया, वो स्पेसिफिक चीज बताओ जो नहीं समझ आई। मैंने यहाँ पे टाइप कर करके स्पेलिंग बताए हैं। अल्काइलेटिंग क्लास के अंदर नाइट्रोजन मस्टर्ड में 4 ड्रग्स के साथ मैंने तुम्हें एक और ड्रग का नाम लिखवाया आईफॉस्फामाइड में। इथाइलमीन, अल्काइल सल्फोनेट, नाइट्रोसोयूरिया, ट्राइजीन में एक एक ड्रग है, वो सारी एक एक करनी है। एंटी मेटाबोलाइट में तीनों क्लासेस करनी है और तीनों क्लासेस के अंदर जो जो ड्रग्स हैं वो करनी है। नेचुरल प्रोडक्ट्स में विंका अल्कलॉइड्स हैं, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन दोनों करने हैं। एपिडोफाइलोटॉक्सिन्स के अंदर एटोपोसाइड है और टोपोमरेफ 2 इनहिबिटर ऐड करना है। एंटीबायोटिक्स के अंदर पहली 4 एंटीबायोटिक करनी है। एंजाइम के अंदर एक ही है, वो करनी है। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स के अंदर एक ही है, वो करनी है। मिसलेनियस के अंदर 2 सब ग्रुप करने हैं, एक प्लैटिनम वाला जिसकी एग्जांपल सिस्प्लैटिन है और दूसरा सब्स्टिट्यूटेड वाला जिसकी एग्जांपल हाइड्रोक्सी यूरिया है। हार्मोन्स एंड एंटागोनिस्ट में पहली क्लास करनी है जिसमें प्रेडनिसोलोन आ रहा है और आखिरी दोनों करनी है एंटी ईस्ट्रोजन, एंटी एंड्रोजन जिसमें फ्लूटामाइड और टेमोक्सिफेन है। टेमोक्सिफेन के स्पेलिंग में एक्स के बाद वाई नहीं आई आता है। टोपोआइसोमरेज 2 इनहिबिटर मैंने तुम्हें एपिडोफाइलोटॉक्सिन में लिखवाया है। नेचुरल अल्कलॉइड्स की सेकंड क्लास में लिखवाया है। नो प्रॉब्लम। आप क्लियर है सारा? आप क्लियर है बेटे? आप क्लियर है? तो तुम्हारा टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है। 10 मिनट का टाइम दे रही हूं। अभी के अभी इस क्लासिफिकेशन को याद करना शुरू करो। इस दफा एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के लिए दफा बहुत इंपॉर्टेंट है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्टार्ट डूइंग इट राइट अवे बेटे।
जी बेटे, आर यू डन? आर यू डन बेटे? Kindly mark your attendance and share it in the WhatsApp group. मार्क योर अटेंडेंस एंड शेयर इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप। इंशाल्लाह फ्राइडे को इस चैप्टर को फिनिश करके रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, और होपफुली 1 से 2-3 लेक्चर्स में वो भी वाइंड अप हो जाएगा। मार्क योर अटेंडेंस बेटे। सी यू ऑन फ्राइडे। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।